साथियों, वंदे मातरम, जय मातृभूमि। साथियों, चरित्र निर्माण, समाज सुधार तथा राष्ट्रवादी जन चेतना के लिए समर्पित मातृभूमि सेवा संस्था आज देश के ज्ञात व अज्ञात राष्ट्रभक्तों को उनके अवतरण, स्वर्गारोहण व बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन करती है। मैं उर्वशी कश्यप आज आपके समक्ष जिस बंगाली क्रांतिकारी की चर्चा करने जा रही हूँ, उनको हम बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इनका नाम जतिननाथ मुखर्जी था और बचपन में उनको जतिननाथ मुखोपाध्याय भी कहा जाता था। वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्यकारी दार्शनिक क्रांतिकारी थे और वे युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन थी। प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो जतिननाथ मुखर्जी का जन्म जैसौर जिले में आज ही के दिन 8 दिसंबर सन 1879 में हुआ था। 5 वर्ष की अल्पायु में ही उनके पिता का देहावसान हो गया और माँ ने बहुत ही कठिनाई से उनका लालन पालन किया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास कर ली और परिवार के जीविका उपार्जन हेतु स्टेनोग्राफी सीखकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़ गए। साथियों, स्टेनोग्राफी एक तरह की लिपि को पढ़ना होता है, यानी कि कोई हमें डिक्टेशन कर रहा है तो उसको बहुत सिंबल्स के थ्रू हम उनकी बातों को नोट कर लेते हैं। बहुत सारे नए बच्चे शायद स्टेनोग्राफी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आज से 20-25 साल पहले तक भी स्टेनोग्राफी का कोर्स करवाया जाता था। तो उस समय तो स्टेनोग्राफर होना बहुत बड़ी बात होती थी। वह बचपन से ही बहुत शक्तिशाली भी थे, उनका शरीर बहुत ही बलिष्ठ था। और यह सत्य कथा है कि 27 वर्ष की आयु में एक बार जंगल से गुजरते हुए बाघा जतिन जो हैं, जतिननाथ मुखर्जी, उनकी मुठभेड़ एक बाघ से हो गई। बाघ यानी वो रॉयल बंगाल टाइगर जिनको हम जानते हैं, तो उनसे हो गई और उन्होंने बाघ को अपनी हंसिए से मार गिराया था। और इस घटना के बाद जतिननाथ जी का नाम बाघा जतिन उनके नाम से विख्यात हो गया। अब उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में जानते हैं। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने बंग भंग की योजना बनाई। बंग भंग का मतलब है कि बंगाल की भूमि पर बंगाल की भूमि को क्रांतिकारी की भूमि कहा जाता है। मतलब वहां पर इतने क्रांतिकारी पैदा हुए, उन्होंने इतना देश में क्रांति लाने का काम किया कि हर जगह जो यंगस्टर्स थे उनको क्रांतिकारी बनाने में इन बंगाली क्रांतिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बंगालियों ने इस बंग भंग योजना का खुलकर विरोध किया और यही बात सुनकर जतिननाथ मुखर्जी का खून उबलने लगा। उन्होंने साम्राज्यशाही की नौकरी को लात मारकर आंदोलन की राह पकड़ी। सन 1910 में एक क्रांतिकारी संगठन में काम करते वक्त जतिननाथ हावड़ा षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें साल भर की जेल काटनी पड़ी। जेल से मुक्त होने पर वह अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बन गए और युगांतर का कार्य संभालने लगे। उन्होंने अपने लेख में उन्हीं दिनों लिखा था कि पूंजीवाद मुक्त कराना और आत्मनिर्णय द्वारा जीवन यापन का अवसर देना ही हमारी मांग है। क्रांतिकारियों के पास आंदोलन के लिए धन जुटाने का प्रमुख साधन डकैती था। तो दुलरिया नामक स्थान पर भीषण डकैती के दौरान अपने ही दल के एक सहयोगी की गोली से क्रांतिकारी अमृत सरकार घायल हो गए। विकट समस्या ये खड़ी हो गई कि धन लेकर भागे या साथी के प्राणों की रक्षा करें। अमृत सरकार ने जतिननाथ से कहा कि धन लेकर भागो। जतिननाथ इसके लिए तैयार नहीं हुए तो अमृत सरकार ने आदेश दिया, मेरा सिर काट कर ले जाओ ताकि अंग्रेज पहचान न सके। इन डकैतियों में गार्डन रिच की डकैती बड़ी मशहूर मानी जाती है। इसके नेता जतिननाथ मुखर्जी थे। विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, यानी कि 1914 की बात है ये। कलकत्ता में उन दिनों राडा कंपनी बंदूक कारतूस का व्यापार करती थी।
इस कंपनी की एक गाड़ी रास्ते से गायब कर दी गई, जिसमें क्रांतिकारियों को 51 मोजर पिस्तौलें और 50,000 गोलियां प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार को ज्ञात हो चुका था कि बलिया घाट तथा गार्डन रिज की डकैतियों में यतीन्द्रनाथ का हाथ है। तो 9 सितंबर 1914 को पुलिस ने यतीन्द्रनाथ का गुप्त अड्डा काली पोक्ष कप्ती पोर्ट ढूंढ निकाला। यतीन्द्रनाथ बाबू साथियों के साथ वह जगह छोड़ने ही वाले थे कि राज महंती नामक अफसर ने गांव के लोगों की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बढ़ती भीड़ को तितर बितर करने के लिए यतीन्द्रनाथ ने गोली चला दी। राज महंती वहीं ढेर हो गया। यह समाचार बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट किलची तक पहुंची। किलची दल बल सहित वहां आ पहुंचा। यतीश नामक एक क्रांतिकारी बीमार था। जतिंद्र उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे। चित्रप्रिय नामक क्रांतिकारी उनके साथ था। दोनों तरफ से गोलियां चली। चित्रप्रिय वहीं शहीद हो गया। वीरेंद्र तथा मनोरंजन नामक अन्य क्रांतिकारी मोर्चा संभाले हुए थे। इस बीच यतीन्द्रनाथ का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। वे जमीन पर गिरकर पानी पानी चिल्ला रहे थे। मनोरंजन उन्हें उठाकर नदी की ओर ले जाने लगे। तभी अंग्रेज अफसर किलची ने गोलीबारी बंद करने का आदेश दे दिया। गिरफ्तारी देते वक्त यतीन्द्रनाथ ने किलची से कहा, गोली मैं और चित्रप्रिय ही चला रहे थे, बाकी के तीनों साथी बिल्कुल निर्दोष हैं। इसके अगले दिन भारत की आज़ादी के इस महान सिपाही ने अस्पताल में सदा के लिए आंखें मूंद ली, यानी कि 10 सितंबर 1914। तो साथियों, ऐसे क्रांतिकारी वीरों की गाथा को याद करने का हमारा उद्देश्य यही है कि आज भी उसी क्रांति की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से हर चीज़ की अति हो रही है, और कोविड के समय में तो इतनी बड़ी खाई बनती जा रही है। जैसा एक अध्यापक होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इस खाई को हम अध्यापकों के कंधे पर बहुत जिम्मेदारी है, जिससे हम उन पिछड़े वर्ग के बच्चों को मार्गदर्शन दिखा सकें कि किस तरह से हम अपने देश के लिए हम काम कर सकते हैं। यानी कि हम जो भी कार्य करें, जो भी हम पढ़ाई करें, जो भी हम अपना रोज़गार करें, वह देश प्रेम से ओतप्रोत होना चाहिए। उसमें हमें मिलावट बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी क्रांतिकारी दिशा में भेजेंगे, एक उनके लिए अच्छा जीवन की कामना करते हुए कि हम उनको भविष्य भी अच्छा देंगे, उन्हें नेता भी अच्छे मिलेंगे और उनको रहने के लिए धरती भी अनुकूल मिलेगी। स्वदेशी को अपनाते हुए मैं इसी उम्मीद के साथ सभी लोगों से अपील करती हूँ कि हमें अपनी मातृभूमि यानी कि हमारी प्राचीन संस्कृति और जो भी हमारी भारतीय मूल में निहित जितनी भी चीज़ें हमें उन्हें अपनानी चाहिए। उनको जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझाया है, हमें उन्हें मानना चाहिए। इससे हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे, हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे, हम अपने मस्तिष्क को भी तंदुरुस्त रखेंगे। और जब हमारा शरीर, तन, मन स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, तो मस्तिष्क भी अच्छा ही सोचेगा, स्वच्छ ही सोचेगा। वो देश के लिए गलत सोच ही नहीं सकता। देश के साथ साथ हम परिवार के लिए भी गलत नहीं सोच सकते, हम दूसरे के परिवार के लिए भी गलत नहीं सोच सकते। इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के साथ मैं और ऋषि कश्यप आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ और अपने आने वाले समय, अच्छे समय की कामना करती हूँ।
कोविड में ये बातें आप अपनाते रहें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और कोशिश कीजिए हाथों को लगातार धोते रहिए और हाथों को मुंह तक ना पहुंचाएं। हमें ये आदत बना लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, वंदे मातरम।